दो क्लेड होते हैं, क्लेड 1, क्लेड 2, ठीक है? अब इंडिया में जो केस पाया गया है वो क्लेड 2 का है और क्लेड 2 एक्चुअली डब्ल्यूएचओ ने अभी एमपोक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। बट वो एमपोक्स जो था वो क्लेड 1 का था और इंडिया में केस जो डिटेक्ट हुआ क्लेड 2 का है। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो हमारे यहाँ केस डिटेक्ट हुआ है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो उस कैटेगरी का नहीं है, पॉसिबल है। ये जानवरों से ह्यूमन बीइंग में चला जाता है, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में चला जाता है और ट्रांसमिशन का अभी एक्चुअली जो मेन तरीका है, अगर मैं कहूँ कि मेन जरिया जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, अगर मैं ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की बात करूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेदा एकेडमी एंड अगेन मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ अवेलेबल हूँ। हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इंडिया में अभी एमपोक्स का पहला केस डिटेक्ट हुआ है, आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। तो आज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली एमपोक्स है क्या, क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं और इंडिया ने क्या गाइडलाइंस इशू की है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस इशू की है सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए। एमपोक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अभी अभी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, न्यूज पेपर्स ने ये रिपोर्ट किया कि इंडिया का पहला केस डिटेक्ट हुआ है। 9 सितंबर को डिटेक्ट हुआ था। अफ्रीका से एक आदमी आया तो उसके अंदर एमपोक्स के कुछ लक्षण पाए गए और उसी के बेसिस पे उसको अभी आइसोलेशन में रख दिया गया है। अब एमपोक्स को हमें अगर डिटेक्ट कोई केस हुआ है तो उसका जो स्प्रेड है उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ निवारण करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हमें गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक स्टेट को, हर एक यूटी को यही बोला है कि भाई एक जितने भी हॉस्पिटल है पहले स्टेट में एक पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट वाइज या कैसे भी आप करके एक हॉस्पिटल आइडेंटिफाई करो, वहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड बनाओ, यानी कि कोई भी अगर केस आता है तो हम उसको आइसोलेट कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए गाइडलाइन इशू की है। एमपोक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में अभी क्या केस आए हैं। पहला केस आया इंडिया में। अब देखो इस एमपोक्स के ना दो क्लेड होते हैं, क्लेड 1, क्लेड 2, ठीक है? अब इंडिया में जो केस पाया गया है वो क्लेड 2 का है और क्लेड 2 एक्चुअली डब्ल्यूएचओ ने अभी एमपोक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। बट वो एमपोक्स जो था वो क्लेड 1 का था और इंडिया में केस जो डिटेक्ट हुआ क्लेड 2 का है। सो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो हमारे यहाँ केस डिटेक्ट हुआ है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का हिस्सा नहीं है, यानी कि वो उस कैटेगरी का नहीं है। बट स्टिल हमें इसका जो ट्रांसमिशन है वो रोकना है, ठीक है? तो यहाँ पे यही है कि हमारे पास जो केस डिटेक्ट हुआ है वो क्लेड 1 का, क्लेड 2 का डिटेक्ट हुआ है। जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से कोई एक मेल आया था, ठीक है, कोई आदमी था, तो वो उसके अंदर क्लेड 2 के जो लक्षण थे वो पाए गए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही कि कोई वैसे ऐसा घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है वो केवल क्लेड 1 के लिए है। तो क्लेड 1 का जो एक्चुअली जो वायरस का वेराइटी है वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्लेड 2 नहीं है, ठीक है? तो अब जो हमारे पास जो डिटेक्ट हुआ है केस, उसको हमने आइसोलेशन में रख दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कोई घबराने की बात नहीं है। हर एक स्टेट को कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं एमपोक्स के लक्षण कुछ इस तरीके से है, बॉडी पे कुछ एक तरीके से इस टाइप से ये चीजें हो जाती हैं। आपने चेचक एक बीमारी है उसका नाम सुना होगा, तो कुछ उसी उसी प्रकार से यहाँ पे। बट चेचक में और इस बीमारी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये थोड़ी सी घातक हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है अलग अलग हिस्सों में, और कुछ केसेस में, वर्स्ट केसेस में आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है? तो ये सब कुछ अभी जो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, थोड़ा सा एक बार ये देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है एमपोक्स का। अब देखो जो बेसिकली ट्रांसमिशन है वो होता है दोनों तरीके से पॉसिबल है। ये जानवरों से ह्यूमन बीइंग में चला जाता है, फिर ह्यूमन से ह्यूमन में चला जाता है। और ट्रांसमिशन का अभी एक्चुअली जो मेन तरीका है, अगर मैं कहूँ कि मेन जरिया जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, अगर मैं ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की बात करूँ। और नॉन सेक्सुअल भी है, बट मोस्टली जो केसेस अभी मिल रहे हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है? मोस्ट केसेस ड्यूरिंग द करंट आउटब्रेक ऑफ एमपोक्स आर अमंग दी यंग मेल विद इन मीडियन एज ऑफ 34 ईयर्स। 18 से लेके 44 साल के जो युवा लोग हैं उनके अंदर ये पाया जाता है और मेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है। और औसतन 34 से 35 साल के जो मेल होते हैं उनके अंदर इसके लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है? मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिपोर्टेड ग्लोबली बीइंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फॉलोड बाय पर्सन टू पर्सन नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मैंने क्या बोला कि जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन का जरिया है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। और ये भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया कि अभी जो करंटली हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसमें लगभग 50% से ज्यादा केसेस एचआईवी पॉजिटिव जो लोग हैं उनके अंदर इसके केसेस पाए जा रहे हैं। दैट मीन्स वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ही वो इससे ग्रसित हुए हैं। Among cases where at least one symptom is reported, the most common symptom is rashes. Rashes हो जाते हैं बॉडी पे, including systematic और genital rashes followed by fever. अब ये जो क्लेड 1 का जो एक्चुअली वेरिएंट है ना इस वायरस का, जो एमपॉक्स जो फैल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको ज्यादा दिक्कत कर रहा है, यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वहां पे रेसिस हो जाते हैं। और वर्स्ट केसेस में जैसे कि मैंने पहले बताया कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है?
फीवर, बॉडी पेन और फिर हेडेक, ये सारी की सारी चीजें जो इसके कॉमन सिम्टम्स। ओके, नाउ अभी जो करंट ट्रेंड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 52% लोगों को जो अभी ग्रसित हैं, जो इससे डिटेक्ट हुए हैं, वो सेक्सुअली, जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ही ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ है इस वायरस का। सो बेसिकली अगर हम देखें तो जो करंट ट्रेंड भी आया है तो उसमें यही है कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ज्यादा है, नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू कम है। नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट में क्या क्या आ जाता है भाई, आप किसी जो एक पहले से डिटेक्टेड पर्सन है या फिर एक आदमी जिसको पहले से मंकी पॉक्स हो रखा है, आप उसके कपड़ों को टच कर रहे हैं या फिर कोई खांसी के थ्रू, कुछ भी एक सलाइवा के थ्रू क्या हो जाता है कि भाई वायरस का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो बेसिकली अगर हम एक तरीके से देखें तो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा दिक्कतें कर रहे हैं, और मोस्टली जो केसेस अभी मिले हैं वो एचआईवी पॉजिटिव लोगों में ही मिले हैं। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये सबसे पहले एक्चुअली डिस्कवर किया गया था एक लेबोरेटरी में 1958 में, व्हेन टू आउटब्रेक्स ऑफ पॉक्स लाइक डिजीज अकर्ड इन कॉलोनीज ऑफ मंकी कैट फॉर रिसर्च। ठीक है, यानी कि रिसर्च के लिए कुछ मंकीज को रखा गया था, उनके अंदर ये रेसेस पाए गए थे उनकी बॉडी पे। दैट मींस एक तरीके से जो चेचक जैसी बीमारी थी उस टाइप के रेसेस बॉडीज पे मिले, और फिर वहां से हमें पता लगा कि हाँ भाई मंकी पॉक्स एक अलग तरीके की बीमारी है। जो पहला केस डिटेक्ट हुआ था वो एक अफ्रीकन रीजन में, कोंगो कंट्री में डिटेक्ट हुआ था 1970 में। देर आर टू नॉन टाइप्स ऑफ एम्पोक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप के एम्पोक्स होते हैं, यानी कि मंकी पॉक्स होते हैं। एक होता है क्लेड वन। क्लेड वन में क्या होता है, ये ओरिजिनेट होता है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, और क्लेड टू है हमारे पास, ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेटेड इन वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। अब देखो, हमने क्या बताया, जो अभी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी वो क्लेड वन के लिए, क्लेड टू के लिए नहीं है। ठीक है, सो क्लेड टू कहाँ पे है, ये है वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है, क्लेड वन कहाँ पे था, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में, यानी कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके जो सेंट्रल कंट्रीज। ठीक है, सिम्टम्स में जैसे मैंने आपको बताया, फीवर, हेडेक, मसल्स एक, और बैक पेन, लो एनर्जी, swollen lymph nodes and pokes like rashes which last for 2 to 3 weeks। देखो, जो ये कॉमन सिम्टम्स है ना, ये एक्चुअली चेचक में भी होते थे, बट यहाँ पे क्या है कि ये बीमारी लगभग 2 से 3 हफ्ते चलती है, और इसमें कुछ अलग तरीके की भी हमारे बॉडी पेन होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लेड वन है वो डायरेक्टली आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मंकी पॉक्स को चेचक के मुकाबले ज्यादा क्या बोलते हैं, डेंजरस माना जा रहा है। ठीक है, अब इसके प्रिकॉशंस जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जो भी एनिमल्स हैं जिनके थ्रू ये फैल सकता है उनसे, उनको टच नहीं करना, उनसे उनसे बच के चलना है। फिर हमें अगर कोई भी डिटेक्टेड पर्सन है जिसको एमपॉक्स हो रखा है, उसके कपड़े या उससे रिलेटेड जो भी चीजें उनको ना टच करें, रेगुलरली हम हाथ धोते रहें। हम जो भी खाना खा रहे हैं, खाना हमेशा अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं जो कच्ची हो, मतलब एक तरीके से जो वायरस को लेकर के जा रही हो, और वो उसके थ्रू आपके बॉडी में क्या हो जाए, ट्रांसमिशन ना हो जाए। ठीक है, तो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, सब कुछ सिम्टम्स हैं, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, अब गाइडलाइन जो जारी की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सभी स्टेट्स और यूटीज को बता दिया गया है कि जितने भी कंफर्म केसेस हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाए। हॉस्पिटल्स में भी कहीं पे भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर आप एक पर्टिकुलरली एक स्टेट में अगर हॉस्पिटल है कोई भी एक जगह पे, उसके लिए एक स्पेशल वार्ड रहेगा पूरे हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम केवल और केवल जो एमपोक्स से ग्रसित लोग हैं उनको वहाँ पे आइसोलेशन में रखा जाएगा। ठीक है, स्टेट एंड यूटी हैव बीन आस्क्ड टू वाइडली सर्कुलेट द मिनिस्ट्री गाइडलाइंस। तो यानी कि हर एक स्टेट को और यूटी को जो गाइडलाइंस है उनको एक तरीके से लार्ज स्केल पे पब्लिश करने के लिए बोल देगा, यानी कि वो गाइडलाइंस हर एक सिटीजन तक पहुंचनी चाहिए। एक्चुअली ये स्टेट गवर्नमेंट का ही फिर एक पार्ट हो जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो भी गाइडलाइन जारी की है उनको फॉलो किया जाए हर एक लेवल पे। ठीक है, तो ये सब कुछ था। अब इसमें ना एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या है। अब देखो, क्लैड वन में अगर मैं बात करूं, क्लैड वन इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट ये होता है कि अगर मेरे पास 100 लोगों को बीमारी हुई है तो कितने परसेंट लोग उसमें उनमें कितने परसेंट लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि क्लैड वन में, तो क्लैड वन में ये जो मोर्टेलिटी रेट है 0 से 11% के बीच में है। ठीक है, और अगर क्लैड टू की बात करूं, क्लैड टू में ये परसेंटेज है लगभग 3.6%, यानी कि अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो लगभग 3 से 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें ये केस ज्यादा हो रहे हैं, अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए क्लेड वन एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। तो इस बीमारी से बचना है, जो भी आपके आसपास लोग हैं उन लोगों को सबको बताना है आपने कि भाई ये जो बीमारी है, एक्चुअली आप खुद से अगर प्रोटेक्टिव रहेंगे तो और लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। बहुत एक तरीके से भयंकर बीमारी है। चेचक जो होता था वो बचपन में मुझे भी हुआ है, शायद आप लोगों को भी हुआ होगा किसी न किसी को। तो चेचक में भी हम एक तरीके से बहुत एक होता है कि अलग ही महसूस करते थे, हमसे लोग दूर रहते थे, घर वाले भी हमें
पता नहीं एक अलग-अलग तरीके से देसी नुस्खे होते थे, उनके थ्रू हमें बचाते थे कि भई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें जब छौंका लगता है कि वो सामने ना रहे, पता नहीं उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एमपोक्स भी एक सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ीज़ है और बट यहाँ पे थोड़ा-सा ये है कि यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है और लोगों को फैलता भी अधिक तेज़ी से है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।